Hello everyone, myself Dr. Premlata Vikal, Assistant Professor of Botany from SRK Government PG College, राजसमंद। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम यानी कि स्तंभ की द्वितीयक संरचना। प्लांट में हम दो प्रकार के ग्रोथ देख सकते हैं, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ, यानी कि प्राथमिक वृद्धि और द्वितीयक वृद्धि। प्राथमिक वृद्धि या प्राइमरी ग्रोथ उसे कहा जाता है जब प्लांट के स्टेम की लंबाई में वृद्धि हो रही हो, यानी कि एक्सिस या स्टेम की तने की लंबाई में जो वृद्धि हो रही है वो कहलाती है प्राथमिक वृद्धि या प्राइमरी ग्रोथ। ये प्राइमरी ग्रोथ जो हो रही है ये अपाइकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी की वजह से हो रही है, यानी कि शीर्षस्थ विभज्योतक की क्रिया का परिणाम होता है। एक प्राइमरी ग्रोथ के दौरान प्राइमरी टिश्यूज की ही उत्पत्ति होती है। प्राइमरी टिश्यूज जैसे कि पैनकाइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेनकाइमा और वैस्कुलर बंडल्स, तो ये सब जो टिश्यूज बन रहे हैं ये प्राइमरी ग्रोथ के दौरान ही बन रहे हैं। सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि द्वितीयक वृद्धि जो है, द्वितीयक वृद्धि हम तब कहेंगे जब स्टेम की या तने की मोटाई में वृद्धि हो रही हो, यानी कि स्टेम की गर्थ में जब इंक्रीज हो रही है, यानी कि तने की मोटाई जब बढ़ रही है, तो इस प्रकार की वृद्धि कहलाती है सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि। ये सेकेंडरी ग्रोथ जनरली मोनोकॉट्स में एब्सेंट होती है, यानी कि एक बीजपत्री पादप में जनरली एब्सेंट होती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि ड्रेसिना, एलो, कॉर्डिलाइन, अगेव, लोमांड्रा, युक्का, कोकोस, सेंसिवेरा, किंजिया, ज़ैंथोरिया, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को इनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे जो सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है वो प्राइमरी थिकनिंग मेरिस्टेम यानी कि प्राथमिक स्थूलन विभज्योतक की एक्टिविटी की वजह से हो रही है। जनरली मोनोकॉट्स में अदरवाइज सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। सेकेंडरी ग्रोथ जो है, जो वुडी प्लांट्स है जैसे कि ट्रीज हैं, श्रब्स हैं और कुछ हर्बेशियस डाइकॉट्स हैं, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ये सेकेंडरी ग्रोथ या तो वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से हो सकती है या फिर कॉक कैम्बियम या फेलोजेन की एक्टिविटी की वजह से हो सकती है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से हो रही है, तो उस सेकेंडरी ग्रोथ बाय द एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नाउ एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, यहाँ पे वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी किस प्रकार से होती है इसको हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू। ये वैस्कुलर बंडल डाइकॉट्स में हम सब जानते हैं कि वैस्कुलर बंडल्स जो हैं वो रिंग में अरेंज रहते हैं, लेकिन मोनोकॉट्स में वैस्कुलर बंडल्स जो हैं वो बिखरे हुए पाए जाते हैं, इसलिए वहां पर वैस्कुलर कैम्बियम रिंग नहीं बन सकती है, इसलिए वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं पाई जाती है। डाइकॉट्स में वैस्कुलर बंडल्स जो हैं ये रिंग में अरेंज्ड हैं, यानी कि वलय में अरेंज्ड है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सभी वैस्कुलर बंडल्स एक वलय में रिंग में अरेंज्ड हैं। अंदर की तरफ जाइलम है और बाहर की तरफ फ्लोएम है, और बीच में इन दोनों टिश्यूज के जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये जो लाइन दिख रही है ये है कैम्बियम। ये कैम्बियम जो है, तो यहाँ पे ये जो वैस्कुलर बंडल्स है ये प्राइमरी टिश्यूज है, तो प्राइमरी वैस्कुलर बंडल्स कहलाएंगे, और ये जाइलम और फ्लोएम भी कहलाएंगे प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये जो कैम्बियम प्रेजेंट है इसे कहा जाता है संवहन एधा, और ये जो कैम्बियम है ये कहलाती है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, यानी कि अंतरापूलीय एधा, यानी कि वैस्कुलर बंडल के अंदर ही जो कैम्बियम प्रेजेंट है ये कहलाती है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इनके दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में जो पैनकाइमेटस टिश्यूज हैं ये भी मेस्मेटिक होकर के मेस्मेटिक हो जाती है, यानी कि विभज्योतक हो जाती हैं, और ये जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है उससे जुड़ करके एक रिंग बना लेती है, यानी कि कैम्बियम रिंग बन जाती है इस प्रकार से, जैसे इस डायग्राम में हम देख रहे हैं। यहाँ पे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और दोनों वैस्कुलर बंडल्स के बीच में जो टिश्यूज एक्टिव हो गए हैं, मेस्मेटिक हो गए हैं, इसे कहा जाता है, ये जो कैम्बियम बन रही है ये कहलाती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, यानी कि अंतरापूलीय एधा। तो
अंतःपुलीय एधा और अंतरापुलीय एधा ये दोनों जो कैम्बियम है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दोनों आपस में जुड़ करके एक रिंग बना लेती है जिसे कहा जाता है कैम्बियम रिंग या एधा वलय। अब ये एधा वलय जो है, ये एधा वलय यानी कि कैम्बियम रिंग जो है, ये एक्टिविटी के द्वारा सक्रिय होकर, क्योंकि कैम्बियम की जो सेल्स हैं वो सभी मेस्मेटिक है, विभज्योतक है, तो इनमें डिवाइड करने की क्षमता है। तो ये जो कैम्बियम है ये अपने अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम टिश्यूज कट करेगी और बाहर की तरफ कट करेगी सेकेंडरी फ्लोएम। जनरली सेकेंडरी जाइलम जो है टिश्यूज वो ज्यादा बनते हैं इन कंपेयर टू द सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम के कंपैरिजन में सेकेंडरी जाइलम की ग्रोथ ज्यादा होती है, या हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी जाइलम जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में बनता है। ये जो टिश्यूज बन रहे हैं सेकेंडरी जाइलम ये बहुत ज्यादा मात्रा में बनते हैं, जबकि सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो कम मात्रा में बनते हैं। तो इस प्रकार से जब ये कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ बन रहा है और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, जिसकी वजह से ये जो प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स के जो अंदर की तरफ जो प्राइमरी जाइलम है और बाहर की तरफ प्राइमरी फ्लोएम जो है उनमें प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब ये इसकी एक्टिविटी की वजह से जब बाहर प्राइमरी फ्लोएम पे प्रेशर बनता है तो ये अल्टीमेटली लेटर स्टेजेस में क्रश हो जाते हैं और जो प्राइमरी जाइलम है वो पित्त की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जैसे हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये कंप्लीट एक मैच्योर स्टेम का डायग्राम देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो एक्टिविटी हमें दिख रही है, जनरली जो टेम्परेट रीजन्स में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनमें सीजनल एक्टिविटी देखने को मिलती है, यानी कि जब टेम्परेचर सुइटेबल होता है तब कैम्बियम की एक्टिविटी काफ़ी फास्ट होती है और सेल्स काफ़ी एक्टिव होती हैं। ये जो कैम्बियम की जो सेल्स हैं, जो मेस्मेटिक सेल्स है, काफ़ी एक्टिव होकर के बहुत सारे सेकेंडरी टिश्यूज कट करती है। लेकिन जब टेम्परेचर कम होता है तब इनकी एक्टिविटी स्लो पड़ जाती है और ये कम अमाउंट में सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम कट करती हैं। तो इसकी वजह से सीजनल एक्टिविटी की वजह से यहाँ पे हमें एक स्पष्ट रूप से डिफरेंशिएशन दिख जाता है, यानी कि जो एक सीजन में, यानी कि स्प्रिंग में और ऑटम में, स्प्रिंग में जनरली जो जाइलम वेसल्स होंगे वो बड़े बड़े बनेंगे और ऑटम में जो जाइलम वेसल्स बनेंगे उनकी साइज काफी छोटी छोटी होगी। तो ये ऑटम सीजन के टाइम पे और स्प्रिंग सीजन के टाइम पे जो सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, ये दोनों जो टिश्यूज हैं मिल करके एक कह सकते हैं एक ग्रोथ रिंग बनाती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से हर सीजन के हिसाब से ग्रोथ रिंग बनती जाती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ है, सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ। ये जो प्राइमरी फ्लोएम है जो बाद में सेकेंडरी टिश्यूज के प्रेशर की वजह से क्रश हो जाते हैं, और सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ है, कैम्बियम के बाहर की तरफ, जो कि काफी कम मात्रा में है, और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम की मात्रा ज्यादा है। तो यहाँ पे ये हमें 3 ग्रोथ रिंग्स दिखाई दे रही हैं। ये जाइलम की स्पष्ट रूप से हमें रिंग दिख रही है। ये फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की और थर्ड ईयर की, तो 3 वर्षों की यहाँ पे ग्रोथ रिंग दिख रही है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 प्रकार से सेकेंडरी ग्रोथ बताया गया है। 3 डिफरेंट प्लांट्स में, हेलेंथस में, एस्ट्रोलोकिया में और लाइनम प्रकार में। हेलेंथस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स रिंग में अरेंज्ड हैं लेकिन काफी दूर दूर हैं। तो यहाँ पे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दोनों जुड़ करके कैम्बियम रिंग बनाती हैं और इस प्रकार से फिर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम ये और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है, और दोनों वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो पैनकामेटस टिश्यूज कट करके मेडुलरी रेस बनाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम हेलेंथस में सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट जो है एस्ट्रोलोकिया में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स जो है रिंग में अरेंज्ड हैं, लेकिन इनकी जो संख्या है वो काफी कम है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं
एस्टोलोकिया में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स जो हैं सेकेंडरी ग्रोथ के बाद भी अलग, प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स जो हैं अलग अलग ही दिखाई देते हैं। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी टिश्यूज प्रोड्यूस नहीं करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स है वो सेकेंडरी ग्रोथ होने के बावजूद, मीन्स सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनने के बावजूद भी ये वेस्कुलर बंडल्स अलग अलग ही दिखाई देते हैं। जबकि लाइनम में जो है, लाइनम में वेस्कुलर बंडल्स काफी पास पास अरेंज रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के बनने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ ये जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो है, यानी कि वेस्कुलर बंडल के अंदर जो कैम्बियम है, यही आपस में जुड़ करके एक रिंग बना लेती है और यही फिर सेकेंडरी टिश्यूज यानी कि अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम कट करती हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि सभी में सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, सभी में वेस्कुलर कैम्बियम रिंग बन रही है और कैम्बियम रिंग बनने के दौरान यहाँ पे हम तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जैसे कि फर्स्ट में हेलेंथस में यहाँ पे मेडुलरी रेज बन रही है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से। सेकंड में एस्टोलोकिया में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है वो सेकेंडरी टिश्यूज प्रोड्यूस नहीं कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ होने के बावजूद भी अलग अलग ही दिखाई देते हैं। जबकि लाइनम प्रकार में वेस्कुलर बंडल्स इतने पास पास अरेंज होते हैं कि यहाँ पे सभी जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है वही आपस में जुड़ करके सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, यानी कि सेकेंडरी टिश्यूज प्रोड्यूस करते हैं, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम। तो हम सभी में देख रहे हैं जो सेकेंडरी जाइलम की जो मात्रा है, सेकेंडरी जाइलम जो बनता है कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से, वो फ्लोएम की तुलना में, यानी कि सेकेंडरी फ्लोएम की तुलना में काफी अधिक होता है। और ये जो प्राइमरी सेकेंडरी टिश्यूज के प्रेशर की वजह से जो प्राइमरी फ्लोएम है वो पिचक करके क्रश हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सेकेंडरी ग्रोथ हमने इन तीनों प्रकार के प्लांट्स में देखा। ये तीनों ही द्विबीजपत्री पादप हैं, उनके स्टेम में इस प्रकार से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी टिश्यूज, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो सेकेंडरी टिश्यूज यानी कि द्वितीयक उत्तक बनते हैं वो इस प्रकार से हैं। सेकेंडरी जाइलम, जाइलम रेज, सेकेंडरी फ्लोएम, ग्रोथ रिंग जैसे कि हमने डिस्कस की थी है, सीजनल एक्टिविटी की वजह से बनती है ग्रोथ रिंग, और अर्ली वुड और लेट वुड और डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ये भी अलग अलग टर्म्स हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंडरी टिश्यू, सेकेंडरी जाइलम जो कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से अंदर की तरफ जो कैम्बियम जो सेल्स अंदर की तरफ कट कर रही है उससे सेकेंडरी जाइलम बन रहा है। और दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है वो जो सेकेंडरी टिश्यूज कट कर रही है, पैनकाइमेटस टिश्यूज हैं, वो लंबी लंबी थोड़ी कोशिकाएं हैं, तो ये जो सेल्स बन रही हैं ये कहलाती हैं जाइलम रेस या मज्जा किरणें या मेडुलरी रेस। सेकेंडरी फ्लोएम जो कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से, जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से बाहर की तरफ जो फ्लोएम बन रहे हैं वो कहलाते हैं सेकेंडरी फ्लोएम। और इन्हीं सेकेंडरी टिश्यूज के जब मात्रा बढ़ जाती है तब इसकी वजह से प्राइमरी फ्लोएम पर प्रेशर पड़ता है और प्राइमरी फ्लोएम जो है वो अल्टीमेटली क्रश हो जाता है या पिचक करके नष्ट हो जाता है। ग्रोथ रिंग की जैसे हमने बात की ही थी कि जनरली जो टेम्परेट रीजन्स में है वहां पे ग्रोथ रिंग बहुत ही क्लियरली दिखाई देती है, जबकि ट्रॉपिकल रीजन्स में जो प्लांट्स हैं उनमें ग्रोथ रिंग उतनी क्लियर नहीं होगी, क्योंकि वहां पे जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहती हैं पूरे साल भर, जबकि टेम्परेट रीजन्स में जो है वहां पे स्प्रिंग के टाइम पर जो कैम्बियम की एक्टिविटी होगी वो काफी ज्यादा होगी और उसकी वजह से लार्ज वेसल्स बनेंगे। जबकि जब ऑटम पीरियड में यानी कि ठंडे टाइम में यानी कि शीतोष्ण टाइम में जब कैम्बियम की एक्टिविटी होगी वो काफी स्लो पड़ जाती है उस वक्त जाइलम के वेसल्स बहुत ही छोटे छोटे बनते हैं। तो ये जो स्प्रिंग में जो वुड बन रही है यानी कि जो सेकेंडरी जाइलम बन रहा है और विंटर में जो सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, ये दोनों मिला करके कहलाती हैं समर में, स्प्रिंग में जो बन रही है वो कहलाती है समर वुड और जो विंटर में बन रही है वो कहलाती है ऑटम वुड।
तो समर और ऑटम वुड मिला करके, दोनों को मिला करके कहा जाता है एनुअल रिंग या वार्षिक वलय। तो स्प्रिंग वुड की हमने बात की। अर्ली वुड और लेट वुड हम उसे कहते हैं जब ग्रोइंग सीजन के टाइम पर, यानी कि वृद्धि ऋतु के टाइम पर, जब शुरुआत में जो सेकेंडरी जाइलम बन रहा है उसे कहा जाता है अर्ली वुड या अग्र जाइलम या अग्रदारू। और इसी प्रकार से ग्रोइंग सीजन के एंड पर, मीन्स जब ग्रोइंग सीजन खत्म होने वाला है उस वक्त जो सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, तब उस प्रकार के सेकेंडरी जाइलम को कहा जाता है लेट वुड या पश्च दारू या पश्च जाइलम। तो इस प्रकार से अर्ली वुड और लेट वुड दोनों ही ग्रोइंग सीजन में, स्प्रिंग सीजन में जो सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, शुरुआत में जो बन रहा है उसे कहा जाता है अर्ली वुड, और जो एंड में बन रहा है उसे कहा जाता है लेट वुड। एक टर्म है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, यानी कि वृक्ष कालानुक्रमण। ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है, ये उस ब्रांच को कहा जाता है जिसके अंतर्गत हम पादपों की आयु को ज्ञात करते हैं बाय काउंटिंग एनुअल रिंग्स या ग्रोथ रिंग्स। ग्रोथ रिंग यानी कि वार्षिक वलय या एनुअल रिंग्स को काउंट करके हम इस कोई भी प्लांट है उसकी आयु को, यानी कि उसकी एज को हम ज्ञात कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं कि उस प्लांट की आयु कितनी है, उसकी उम्र कितनी है, या वो कितने वर्ष का है। तो ये इसी को ग्रोथ रिंग्स की स्टडी के द्वारा पादप की आयु को ज्ञात करने की जो ब्रांच है उसे ही कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। मीन्स जिस शाखा के अंतर्गत, विज्ञान की वो शाखा के अंतर्गत जिसके अंतर्गत हम प्लांट के आयु ज्ञात करते हैं बाय काउंटिंग द एनुअल रिंग्स या ग्रोथ रिंग्स को, तो उसे कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसी डेंड्रोक्रोनोलॉजी के आधार पर ही सिकोया डेंड्रॉन जो है उसकी आयु लगभग 3500 आंकी गई थी, जिसका डायमीटर था, उसके तने का डायमीटर लगभग 5 से 6 मीटर का था। तो ये यहाँ पे ये जो ग्रोथ रिंग्स हमने जो बन रही है, जैसा कि हमने कहा है कि ये जो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड दोनों को मिला करके एक ग्रोथ रिंग कहलाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ग्रोइंग सीजन में या फिर जो भी है पूरे सीजन में जो है, एक सीजन में हम कह सकते हैं कि बीच बीच में कुछ एडवर्स कंडीशंस हो जाती हैं। एनवायरमेंटल कंडीशंस इस प्रकार से एडवर्स हो जाती है, जैसे कि सपोज हम कह सकते हैं कि या फिर कभी सूखे वाली स्थिति आ जाती है या शुष्क काल आ जाता है, जिसकी वजह से जो कैम्बियम की एक्टिविटी है वो भी इफेक्ट होती है। और जब ये कैम्बियम की इफेक्ट होगी तो कैम्बियम की एक्टिविटी इफेक्ट होगी, तो इसकी वजह से जो जाइलम वेसल्स बनते हैं उस पर भी असर आएगा। तो जिसकी वजह से हम जब देखेंगे, अगर एक ही सीजन में 2 बार सपोज ड्रॉट कंडीशंस आ गई हैं, तो वो भी ग्रोथ रिंग में ही काउंट हो जाएंगी। तो ये जनरली क्या आभास देती है, ये फॉल्स एनुअल रिंग कहलाती हैं, क्योंकि ये एक्चुअल सीजनल एक्टिविटी की वजह से नहीं बनी है। ये एबनॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन या फिर एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से ये ग्रोथ रिंग्स बन जाती हैं। ये इसकी वजह से क्या है, जो प्लांट की जो आयु की जो गणना है वो भी गलत हो सकती है, या वो भी उतनी सटीक नहीं हो सकती है अगर इस तरह के एडवर्स कंडीशंस आती हैं प्लांट के ग्रोथ के दौरान। ये सिर्फ शुष्क काल ही नहीं है, इसी प्रकार से ये जो फॉल्स एनुअल रिंग जो बन रही है वो दूसरे कारणों से भी हो सकती है, जैसे कि इंजरी यानी कि चोट की वजह से हो सकती है, या फिर ड्रॉट यानी कि अनावृष्टि, बारिश नहीं होने वाली, जब बारिश नहीं होगी तब उसकी कैम्बियम की एक्टिविटी इफेक्ट होगी, या फिर इंसेक्ट अटैक के द्वारा यानी कि कीट आक्रमण के द्वारा भी कैम्बियम की एक्टिविटी इफेक्ट होती है। फर्टिलाइजर्स भी इसकी एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। इसी तरह से और भी कई बायोटिक फैक्टर जो हैं, जैविक कारक जो हैं, वो ग्रोथ रिंग पर
अपना असर डालती हैं, मीन्स कैम्बियम की एक्टिविटी पे अपना असर डालती हैं, जिसकी वजह से फॉल्स एनुअल रिंग्स बन जाती हैं। तो अलग अलग वृक्ष के अलग अलग भागों में वलय की चौड़ाई भिन्न भिन्न हो जाती है, जिसकी वजह से हम उस पादप की जो आयु है वो सटीक ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी भी पादप की आयु को ज्ञात करना है तो उससे हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ज्ञात करना चाहिए कि उस प्लांट की ग्रोथ के दौरान कोई एडवर्स कंडीशंस तो नहीं आई हैं, या फिर किसी इंसेक्ट की अटैक की वजह से, या फिर कोई और इंजरी की वजह से, या फिर कोई और बायोटिक फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हो, तो उसकी वजह से इनकी ग्रोथ रिंग में जो ग्रोथ रिंग्स है उनकी संख्या में कम ज्यादा हो सकती हैं। अब है पोरस और नॉन पोरस वुड, यानी कि सरंध्री और अरंध्री कास्ट। वुड में जो वेसल्स होती हैं उन्हें ही पोर्स भी कहा जाता है, यानी कि उन्हें पोर या छिद्र भी कहा जाता है या रंध्र भी कहा जाता है। तो इसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ही जो वुड है उसे पोरस और नॉन पोरस वुड कहा जाता है। अगर वुड में वेसल्स प्रेजेंट है तो वो वुड कहलाएगी पोरस वुड। अगर वुड में वेसल्स एब्सेंट है तो उस प्रकार की वुड कहलाएगी नॉन पोरस वुड। जनरली जो डाइकॉट प्लांट्स हैं, यानी कि जो द्विबीजपत्री पादप हैं, उसमें हम देखते हैं कि वहां पे वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो जब वेसल्स प्रेजेंट हैं तो वो कहलाएंगे पोरस वुड। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि द्विबीज पादपों की जो कास्ट है वो पोरस वुड है या फिर सरंध्री कास्ट है। जबकि जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स एब्सेंट होती हैं, तो वहां पे वेसल्स एब्सेंट हैं, इसलिए उस प्रकार के वुड को कहा जाएगा नॉन पोरस वुड। तो जिम्नोस्पर्म में अरंध्री कास्ट होती है, यानी कि नॉन पोरस वुड होती है। अगर टेक्निकल टर्म में हम देखें तो टेक्निकल टर्म में पोरस वुड को जनरली हार्डवुड कहा जाता है और नॉन पोरस वुड को सॉफ्ट वुड कहा जाता है। लेकिन इसका फिजिकल हार्डनेस या सॉफ्टनेस से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे जैसे कि हम देखें कि बॉम्बेक्स सीबा है, टेरोसिम्बियम है, तो इसकी जो कास्ट है, इसकी जो वुड है वो पोरस है। पोरस है मीन्स यहाँ पे वेसल्स प्रेजेंट है। तो वेसल्स प्रेजेंट है तो इस प्रकार की जो वुड है वो कहलाएगी सरंध्री कास्ट, और यही वुड कहलाएगी हार्ड वुड भी कहलाएगी। लेकिन अगर भौतिक लक्षण के आधार पर हम देखें तो भौतिक लक्षण के आधार पर ये वुड सॉफ्ट होती है। लेकिन जिनमें वेसल्स प्रेजेंट है, पोरस वुड को हार्ड वुड कहा जाता है। लेकिन फिजिकल रूप से या भौतिक रूप से देखें तो भौतिक रूप से ये वैसे सॉफ्ट या मृदु होती है। इसी प्रकार से जिम्नोस्पर्म्स में जैसे कि पाइनस है, सिड्रस है, वहां पे वेसल्स एब्सेंट होती हैं। तो वहां पे वेसल्स एब्सेंट हैं तो उस प्रकार की वुड कहलाएगी नॉन पोरस वुड या अरंध्री कास्ट, और इस प्रकार की वुड को कहा जाएगा सॉफ्ट वुड। लेकिन अगर भौतिक रूप से देखा जाए तो ये वैसे जनरली हार्ड होती है, काफी कठोर होती हैं। लेकिन नॉन पोरस है तो नॉन पोरस को टेक्निकल टर्म में सॉफ्ट वुड कहा जाता है, मृदु कास्ट कहा जाता है। लेकिन वैसे अगर भौतिक रूप से देखा जाए तो उसकी जो वुड है वो काफी कठोर होती है। और अब हम देखें कि यहाँ पे जो वेसल्स हैं, ये जो पोर्स हैं, ये पोर्स हैं जिन्हें हम वेसल्स हैं जिन्हें हम पोर्स कह रहे हैं या रंध्र कह रहे हैं, इन्हीं के अरेंजमेंट के आधार पर ही जो पोरस वुड है यानी कि जो सरंध्री कास्ट है उसे दो प्रकार में विभेदित किया गया है। एक है रिंग पोरस वुड और दूसरी है डिफ्यूज पोरस वुड। रिंग पोरस वुड में जैसे कि हम देखें कि यहाँ पे जो वेसल्स है, जनरली जो टेम्परेट रीजन्स में जो सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है या कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से जो सेकेंडरी जाइलम ऑफ फ्लोएम बन रहे हैं, तो वेसल्स जो बन रहे हैं यहाँ पे स्प्रिंग वुड में जो वेसल्स हैं वो काफी बड़े बड़े बन रहे हैं, और वहीं ऑटम वुड में ऑटम सीजन में जो वेसल्स हैं वो काफी छोटे छोटे बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ही लाइन में एक बार स्प्रिंग वुड के टाइम पे बड़े बड़े वेसल्स हैं
और फिर छोटे छोटे वेसल्स। तो ये एक तरह से रिंग में अरेंज्ड है। तो यहाँ पे इस प्रकार की पोरस वुड को कहा जाएगा रिंग पोरस वुड। वहीं हम दूसरी तरफ हम देखें, जैसे कि ट्रॉपिकल प्लांट्स में जो है, जैसे कि अकेशिया है, मैंजीफेरा यानी कि मैंगो है, एल्बिजिया है, आर्टोकार्पस है, तो यहाँ पे नॉन पोरस वुड पाई जाती है, सॉरी डिफ्यूज पोरस वुड पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो ऑलमोस्ट सेम रहती हैं साल भर। तो यहाँ पे जो वेसल्स बन रहे हैं वो बिखरे हुए हैं, यहाँ पे एक वलय में अरेंज नहीं है, जबकि यहाँ पे जो वेसल्स हैं वो बिखरे हुए पाए जाते हैं। इसीलिए इस प्रकार के वुड को कहा जाता है डिफ्यूज पोरस वुड। कुछ डेसिडुअस प्लांट्स को छोड़कर, यानी कि पर्णपाती पादपों को छोड़कर, अधिकांश जो वुडी प्लांट्स हैं उनके स्तंभ में यानी कि स्टेम में जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है पर्याप्त मात्रा में, तब जो पहले बना हुआ सेकेंडरी जाइलम होता है वो निष्क्रिय हो जाता है या इनएक्टिव हो जाता है। और ये जो पहले बना हुआ जो जाइलम है वो स्टेम के सेंटर में स्थित रहता है। इसमें इन सेल्स में ये जो पहले बना जो जाइलम है जो कि निष्क्रिय हो चुका है, इनमें कुछ मेटल्स का डिपोजिशन या इम्प्रेग्नेशन हो जाता है या संसेचन हो जाता है, जैसे कि गोंद है, टैनिन है, रेजिन है, ऑयल है। तो इस प्रकार के जो मेटल्स हैं वो उस निष्क्रिय हो चुका जो सेकेंडरी जाइलम है उसमें इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से ये वाला जो पोर्शन है, ये जो सेंटर वाला जो पोर्शन है वो डार्क कलर का या गहरे रंग का दिखाई देता है। तो इसे ही हार्टवुड कहा जाता है। इसे हार्टवुड के अलावा एक और टर्म से जाना जाता है जिसे कहा जाता है ड्यूरामैन यानी कि कठोर दारू, हार्टवुड यानी कि अंतः काष्ठ। तो इस प्रकार का जो निष्क्रिय सेकेंडरी जाइलम है जो इनिशियल स्टेज पर बना हुआ है या जो पहले बना हुआ है वो कहलाता है हार्टवुड या अंतः काष्ठ या कठोर दारू या ड्यूरामैन कहलाता है। क्योंकि अब यहाँ पे ये निष्क्रिय हो चुका है तो यहाँ की इनकी जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वो मृत होती हैं यानी कि डेड हो जाती हैं और ये किसी भी प्रकार का वाटर कंडक्शन का काम नहीं करती हैं। इनका मेन फंक्शन जो होता है ये तने को मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी कि यांत्रिक आधार प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये जनरली इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी होते हैं यानी कि कीट प्रतिरोधी होते हैं। बैक्टीरिया, कवकों का आक्रमण भी इनमें नहीं होता है क्योंकि इनमें ये रेजिन टैनिन का डिपोजिशन हो जाता है, तो इस वजह से ये इंसेक्ट्स या कोई फंजाई वगैरह हैं वो भी इन पे अटैक नहीं करती। तो इसीलिए इस प्रकार के वुड को जो है फर्नीचर्स यानी कि जो भी लकड़ी से जो सामान बनते हैं उनको बनाने में इस प्रकार की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स हैं शीशम, डलबर्जिया सिसु, पाइनस रॉक्सबर्गाई, एल्बिजिया लिबैक। तो इनकी जो वुड है इसे फर्नीचर बनाने के उपयोग में लिया जाता है। इसी प्रकार से जो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो बाद में बने हुए सेकेंडरी जाइलम है वो कहलाती है सैपवुड। ये जो सेंटर में जो पहले बनी जो सेकेंडरी जाइलम है उनके बाहर की तरफ जो बाद में बनी सेकेंडरी जाइलम है, इनका रंग काफी हल्का होता है और इनकी कोशिकाएं भी लिविंग होती है यानी कि जीवित होती हैं और ये कंडक्शन का, वाटर कंडक्शन का और साथ में वाटर में जो डिसॉल्व पदार्थ हैं, मेटल्स हैं, उन सब का भी कंडक्शन का काम करती हैं। इस प्रकार की वुड को सैपवुड यानी कि रस काष्ठ या फिर एल्बर्नम यानी कि मृदु काष्ठ भी कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं सैपवुड के, एबेस पाइन ट्रू, पाइसिया स्मिथियाना में हमें सैपवुड पाई जाती है। नाउ जाइलम पैरेन्काइमा या वुड पैरेन्काइमा और टाइलोसिस यानी कि जाइलम मृदुतक और टाइलोसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। जो सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम में दो प्रकार के पैरेन्काइमा पाए जाते हैं। एक है एक्सियल पैरेन्काइमा और दूसरा होता है रे पैरेन्काइमा। एक्सियल पैरेन्काइमा जो बनता है वो
कैम्बियम के फ्यूजिफॉर्म इनिशियल जो है यानी कि तर्करूप प्रारंभिक जो है उससे उत्पन्न होती है, जबकि जो रे पैनकाइमा यानी कि किरण मृदुतक जो है वो कैम्बियम की रे इनिशियल से यानी कि किरण प्रारंभिक से उत्पन्न होती है। ये दोनों ही मृदुतक जो है ये दोनों ही मृदुतक की जो कोशिकाएं हैं यानी कि दोनों पैनकाइमा की जो सेल्स हैं, एक्सियल पैनकाइमा और रे पैनकाइमा की जो कोशिकाएं हैं वो जनरली दिखने में एक जैसी ही होती हैं, समान ही होती है दिखने में। कई बार क्या होता है, इन पैनकाइमा की जो सेल वॉल है वो बड़ी हो जाती है और ये बड़ी होकर के ये वेसल्स के अंदर पिट के द्वारा यानी कि गर्त के द्वारा ये अंदर एंटर कर जाती है और ये साइज में बढ़ने लगती है इस प्रकार से, जैसा कि हम यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं। ये पिट के अंदर घुसना शुरू हो गया, अंदर एंटर करना शुरू कर देती है, फिर ये साइज में इंक्रीज होती है और ये साइज में उतनी इंक्रीज हो जाती है कि जितना कि ये वेसल्स हैं और वेसल्स को पूरा कवर कर लेती है। इसकी साइज जो डिपेंड करती है वो वेसल्स के साइज पर ही डिपेंड करती है और इसमें फिर यहाँ पर न्यूक्लियस और कुछ साइटोप्लाज्म भी एंटर कर जाता है। जो पैनकाइमा का जो न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, वो इसके अंदर एंटर हो जाता है। तो ये जो फूली हुई जो संरचना है पैनकाइमा की सेल वॉल से, जो फूली हुई संरचना वेसल्स के अंदर बनी है, ये कहलाती है टाइलोसिस। ये टाइलोसिस के अंदर ही यहाँ पे ये टाइलोसिस के अंदर ही रेजिन, गम इत्यादि डिपॉजिट हो जाता है और लेटेस्ट स्टेजेस में ये क्या करती हैं, ये एक सेल वॉल सिक्रीट कर लेती है, जिसकी वजह से ये जो रे पैनकाइमा है या फिर एक्सियल पैनकाइमा है उससे अपने आप को अलग कर लेती है। और कई बार ये टाइलोसिस अंदर ही अंदर डिवाइड करके बहुत सारी संख्या में भी बढ़ जाती हैं। ये टाइलोसिस की जो संख्या है, ये टाइलोसिस जनरली हार्टवुड यानी कि अंतःकाष्ठ में अधिक संख्या में पाई जाती हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मोरस है, वाइटिस है, क्वेरकस है। इनमें टाइलोसिस की संख्या काफी अधिक होती है और जिन कास्ट में जाइलम मृदुतक का अभाव होता है उनमें ये नहीं पाई जाती। मीन्स जिस वुड में, जिस कास्ट में जाइलम पैनकाइमा नहीं पाई जाती हैं तो वहां पे टाइलोसिस भी नहीं बनती है। तो इस प्रकार से ये टाइलोसिस का फॉर्मेशन होता है जाइलम पैनकाइमा से। यहाँ पे हमारा सेकेंडरी ग्रोथ बाय द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम फिनिश होता है, जिसमें हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है और कौन कौन से सेकेंडरी टिश्यूज का फॉर्मेशन हो रहा है। थैंक यू।